Moral tune. इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव की जिसका नाम रामपुर तो था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े जालिम और बेरहम थे। इसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई विक्रम, जो कि माता पिता के मरने के बाद खुद आलीशान बंगला हथिया लिया और टूटे फूटे झोपड़ी अपने छोटे भाई राघव को थमा दिया। फिर भी राघव कोई शिकायत नहीं करता और अपने बेटे आर्यन के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता। सुनो राघव, अब माता पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए सारा फैसला मुझे ही करना पड़ रहा है। पिताजी के नाम पूरे 4 बीघा जमीन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके बड़े बेटे होने के नाते 3 बीघा जमीन मैं रखूं और बचे 10 कट्ठा तो उसे तुम रख लो। देखो राघव, मैं नहीं चाहता कि तुम गरीबी में जीवन व्यतीत करो, इसीलिए तुम उसी जमीन पर अपना खेती करोगे और अपने बेटे आर्यन को खुश रखोगे, क्योंकि तुम ठहरे मेहनती और किसान और मैं एक इज्जतदार सेठ का बेटा, तो अब से तुम्हारे बीच और हमारे बीच कोई खास रिश्ता नहीं रहेगा। वाह भैया वाह, क्या आपका न्याय है। आप खुद आलीशान घर और जमीन बीघा के बीघा रख लिए और बदले में मुझे टूटी झोपड़ी और वो बंजर जमीन थमा दिए। लेकिन कोई बात नहीं भैया, मैं इसी में खुश हूं। लेकिन वो कहावत तो आपको पता है ना भैया कि जिसका राम रखवैया उसका क्या बिगाड़े कोई कसैया। मैं उसी बंजर जमीन पर खेती करके दिखाऊंगा और अपने बेटे आर्यन को पढ़ा लिखा कर एक शिक्षित इंसान बनाऊंगा। इतना कहकर राघव अपने घर की ओर निकल जाता है। राघव की बात सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। अरे राघवन, देख रहे हो कितना भला बुरा कहकर गया, लेकिन कोई बात नहीं। जितना जमीन मैं अभी इसको दिया हूं वह बहुत जल्द छीन लूंगा। वह तो समाज से बचने के लिए थोड़ी सी जमीन और रहने के लिए झोपड़ी दे दी। अभी जितना बोलना है बोल लो राघव। एक दिन तुम्हें धक्के मारकर इस गांव से नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं। राघव उदास घर पहुंच जाता है। जब उसका बेटे उसे उदास देखता है तो घबरा कर पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? क्या बड़े पापा आपको कुछ बोले हैं? हाँ बेटा, भैया हमें धोखा दिए हैं। खुद आलीशान बंगला और सारा जमीन रख लिए और हमें यह टूटी झोपड़ी दिए हैं। लेकिन बेटा हम खुश हैं। भगवान हमें जो देंगे उसी में हमें खुश रहना है। और बेटा, कल तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाना है, इसलिए तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना है। ठीक है पिताजी, मैं अब से इस पर ध्यान नहीं दूंगा और अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करूंगा ताकि आपका सपना जल्द से जल्द पूरा कर सकूं। आज आर्यन को अपने पढ़ाई के लिए शहर जाना था। जाओ बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं यहाँ अच्छे से खेती करूंगा और अपना गुजर बसर करूंगा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो एक चिट्ठी लिख देना, मैं डाकिया से पैसा भिजवा दूंगा। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखना और बड़े पापा से मुंह मत लगना। अपने खेत में काम करना और खुश रहना। इतना कहकर आर्यन अपने पढ़ाई के लिए शहर निकल जाता है। राघव बेचारा काफी उदास हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि अगर उसे अपने भाई से इंसाफ लेना है तो आर्यन को पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। राघव अपने बेटे को शहर भेज देता है और खुद अपने खेत में काम करने निकल जाता है। राघव काफी मेहनत करता है ताकि उसका फसल अच्छा हो और उसे बेचकर अपने आर्यन के लिए पैसे जुटा सके। खेत बंजर था, लेकिन राघव का मेहनत रंग लाया और पूरे गांव में सबसे अच्छा फसल हुआ। वाह भगवान वाह, आपने मेरी मेहनत और गरीबी पर तरस खाई और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि मेरा बेटा आर्यन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। राघव खुश था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसकी इस खुशी पर बहुत जल्द ग्रहण लगने वाला है। उसके बड़े भाई विक्रम को जब यह पता चलता है कि राघव का फसल सबसे अच्छा हुआ है, तो वह बहुत जलने लगता है। अरे मालिक, मुझे खबर मिली है कि जहां हमारे 3 बीघा जमीन पर उतना फसल नहीं उगा, उससे कई गुना ज्यादा फसल राघव के खेत में उगा है। लेकिन मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है। जब आपने उसे बंजर जमीन दिया था, फिर उसमें अचानक से इतना अच्छा फसल कैसे उग गया, जबकि मेहनत वही और सिंचाई भी वही। फिर भी उसके उगाए फसल और हमारे उगाए फसल में आसमान जमीन का फर्क है। अरे नहीं राघवन, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, बल्कि अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो बंजर जमीन नहीं बल्कि उपजाऊ जमीन है, और हर्बर के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। लेकिन राघवन, तुम चिंता मत करो, उससे वो जमीन फिर से कैसे हथियाना है मुझे सब पता है। चलो मेरे साथ। दोनों लोग राघव से वह जमीन हथियाना चाहते थे, क्योंकि अनजाने में विक्रम ने उसे उपजाऊ जमीन दे दिया था। अरे राघव भाई, तुम कितना मेहनत करते हो और फिर भी पैसों के लाले पड़े हैं। जब लोगों से सुना कि तुम अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजे हो, तब से मुझे बेचैनी सी हो रही है। तुम कहां उसका फीस चुका सकोगे? अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अरे भैया, आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सूरज पूरब से उगने की बजाय पश्चिम से कैसे उग गया। जो भाई मुझे दुश्मन समझकर टूटी झोपड़ी और खैरात के नाम पर छोटी सी जमीन दिया है, वो भला आज मेरी मदद करने कैसे आ गया? भैया, आपका अचानक ऐसे बदलना मुझे एक सक्की नजरों से देखने पर मजबूर कर रहा है। वाह मेरे भाई वाह, क्या तुम्हारा सोच है। मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और तुम मुझे भला बुरा कह रहे हो। चलो राघवन, मुझे लगा मैं अपने के लिए बदल कर दिखाऊंगा, लेकिन मेरा भाई ही मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। इतना कहकर दोनों जाने लगते हैं। तभी राघव सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बड़ा भाई बदल चुका है, और वह अनजाने में वही गलती कर बैठता है जिस गलती का इंतजार बड़ी सब्र से विक्रम को हो रहा था। रुको भैया, आप ऐसे रूठ कर मत जाओ। मुझे यकीन हो गया है कि आप सुधर चुके हैं। लेकिन भैया, अभी मैं कोई मदद नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस बार मेरे खेत में अच्छा फसल हुआ है और मैं उसको बेचकर अपने आर्यन के पास पैसे भिजवा दूंगा, ताकि वह अपनी फीस चुका सके। और ऐसे भी भैया, मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जो भगवान ने दिया उसी में संतुष्ट रखा। ठीक है मेरे भाई, मैं मानता हूं कि आज तुम्हारा फसल अच्छा हुआ है, लेकिन भगवान ना करे कि आगे तुम्हें पैसों की जरूरत हो। इसीलिए राघव, मैं तुम्हें यह बताने आया कि आगे कुछ भी मदद चाहिए तो मेरे पास जरूर आना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। चलो राघवन, आज मैं अपने भाई के मुंह से यह बात सुनकर काफी खुश हुआ। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। अब राघव के मन में एक उम्मीद जग उठी थी कि आगे कोई भी मदद अपने भाई से ले सकता है। लेकिन उसे कहाँ पता कि विक्रम उस पर तरस नहीं खाया, बल्कि जीवन बर्बाद करने का एक गड्ढा खोद कर गया है, जिसमें आज नहीं तो कल राघव को गिरना ही था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है और राघव का फसल पहले से और अच्छा होता है। चारों तरफ हरियाली लहलहा रहा था। ये बात जब विक्रम को पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाता है। मालिक, अगर यही सिलसिला चला तो राघव कभी आपके आगे हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि इस बार उसकी फसल पहले से और बेहतर हुआ है। लगता है मालिक, वो जमीन अब आपके हाथ से निकल गया। राघव का तो बल्ले बल्ले हो गया। अरे राघवन, ऐसा अपशगुन मत बोलो। वो मेरा जमीन है और कोई दूसरा उसमें खेती करके अपना फसल नहीं उगा सकता। अब तो एक ही रास्ता है जो हमें अपनाना होगा।
अरे राघवन, राघव तो सिर्फ खेती करके ही अपना गुजारा और आर्यन के लिए पैसे जुटाता है ना। अगर हम लोग उसका फसल बर्बाद कर दें तो वह ना तो अपना गुजारा ठीक से कर पाएगा और ना ही आर्यन के लिए पैसे जुटा पाएगा। इससे आर्यन का फीस समय पर जमा नहीं होगा और राघव पैसे के लिए बौखला जाएगा। फिर हम उससे सौदा करेंगे कि यह जमीन ले लो और वह जमीन दे दो। क्यों राघवन, कैसा लगा मेरा प्लान? वाह मालिक वाह, क्या प्लान है। अब मुझे लगता है कि राघव आपके पैर पर जरूर गिरेगा। एक काम करता हूं, अभी जाता हूं और उसका फसल बर्बाद कर देता हूं। इस राघव की तो ऐसी की तैसी। विक्रम बहुत बेरहम था। वह उपजाऊ जमीन पाने के लिए राघव की सालों का मेहनत एक क्षण में बर्बाद करने पर तुल चुका था। राघवन चुपके उसे खेतों में जाता है और फसल सूखने वाला पाउडर पूरे खेत में छिड़ देता है। कुछ ही दिनों में राघव अपने फसल को देखने आता है कि आखिर उसका फसल कब तक तैयार हो जाएगा। लेकिन जो वह अपनी आंखों से देखता है सो देखता रह जाता है। पूरा फसल सूख कर बर्बाद हो जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक मेरा फसल सूख कैसे गया? इतना अच्छा फसल हुआ था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आर्यन को फीस चुकाना है। अब मैं उसे कहां से पैसे दूं? मेरे पास खेती के अलावा और कोई जरिया नहीं था पैसे कमाने के। अगर आर्यन की पढ़ाई बीच में रुकी तो भगवान, मैं जान दे दूंगा, क्योंकि उस पर काफी पैसे खर्च कर दिया हूं। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। राघव अंदर से टूट चुका था। वह बहुत मेहनत करके फसल उगाया था और उन हरामियों ने चंद जमीन के लिए राघव का फसल बर्बाद कर दिया। राघव रो रहा था। तभी वहां विक्रम और राघवन का आगमन होता है। अरे राघव भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने बोला था कि कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना। फसल बर्बाद हो गया तो क्या हुआ राघव? मैं हूं ना, तुम्हारे बेटे का पढ़ाई बीच में कभी नहीं रुकेगा। बोलो कितना पैसा चाहिए, मैं अभी देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लेकिन आपको तो पता ही है कि राघव कभी आज तक किसी से कर्ज नहीं लिया और मरते दम भी किसी से कर्ज नहीं लूंगा, क्योंकि यह मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। कर्ज लेना दुनिया का सबसे खतरनाक साबित होता है। माफ करना भैया, मैं मेहनत करना जानता हूं और मुझे पता है कि फिर मेहनत करूंगा और फिर से अपना फसल उगा लूंगा। तो ठीक है राघव, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताता हूं जिससे तुम्हारा स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचेगा और आर्यन की पढ़ाई भी बरकरार रहेगा। बस तुम्हें एक काम करना है, जमीन का अदला बदली करना है। यह जमीन मैं रख लूंगा और अपना कोई जमीन तुझे दे दूंगा। देखो राघव, अपने दिमाग पर इतना जोर मत दो। सिर्फ जमीन अदला बदली करने से अगर तुम्हारे बेटे का पढ़ाई रुकने से बचता है तो सोच लो कितनी बड़ी बात है। और तुम्हें कभी पैसे वापस भी नहीं करना है। तुम ठहरे किसान, तुम्हें तो कोई भी खेत खेती के लिए दिया जाए तो तुम उसमें से सोना उगा सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। विक्रम अपना जाल फेंक दिया था। बस उसमें राघव को फंसना था। राघव भी एक गहरी सोच में डूब जाता है, क्योंकि एक तरफ उसका वर्षों का सपना टूट रहा था तो दूसरी तरफ उपजाऊ जमीन हाथ से जा रहा था। राघव करे तो क्या करे? वह अनजाने में गलत फैसलों का शिकार हो जाता है। ठीक है भैया, अगर यह जमीन आपको देने से आर्यन के पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। लेकिन भैया, इसके बदले आपको इतनी ही जमीन देना होगा, क्योंकि मैं एक किसान हूं और बिना किसानी किए रह नहीं सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैं तुम्हें पूरे 10 कट्ठा ही जमीन दूंगा, उससे कम बिल्कुल भी नहीं दूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। ठीक है राघव, अब मैं चलता हूं और कल वसीयत का पेपर लेकर तुम्हारे घर पहुंचता हूं। बस तुम्हें उस पर अपना हस्ताक्षर करना है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा और कल ही मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा।
तुम उससे आर्यन का फीस चुका देना। इतना कहकर दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। राघव खुश था क्योंकि फसल बर्बाद होने के बावजूद भी वह अपने आर्यन के लिए पैसे जुटा लिया था। लेकिन उसे कहाँ पता कि उसकी बर्बादी यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अगली सुबह होते ही विक्रम एक पेपर लेकर राघव के घर पहुंच जाता है। यह लो राघव, जमीन का वसीहत। बस तुम इस पर अपना हस्ताक्षर कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और यह लो पैसे, जिससे तुम अपने आर्यन का फीस चुका सको। अरे भैया, ये पेपर तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। आखिर मैं किस चीज पर के लिए हस्ताक्षर कर रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? अरे राघव भाई, वो क्या है ना कि वकील साहब को कोई काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो फोन पर बोले हैं कि बस साइन करा लो, बाकी वो देख लेंगे। तुम इस पर अपना हस्ताक्षर कर दो। ज्यादा मत सोचो, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूं, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूं कि तुम्हें धोखा दूंगा। और अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन इसमें तुम्हारा ही घाटा होगा, क्योंकि अगर समय पर आर्यन का फीस नहीं चुका सके तो उसका पढ़ाई वहीं रुक जाएगा। और यह तुम बिल्कुल नहीं चाहते। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। राघव चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पैसों का सख्त जरूरत था। बेचारा मजबूरन खाली कागज पर अपना हस्ताक्षर कर देता है। विक्रम खुशी खुशी वहां से चला जाता है और राघव को पैसे के साथ एक 10 कट्ठे का जमीन दे देता है। लेकिन राघव को कहाँ पता कि वह जमीन बंजर है। ऐसे ही दिन ढल जाते हैं, फिर वह अपने खेतों में काम करने चला जाता है। राघव खूब मन लगाकर काम करता है। और जब फसल तैयार होने की बारी आती है तो उसमें सिर्फ सूखी घास और कुछ नाम के मुरझाई हुई फसल होती है। हाय रे मेरी किस्मत, यह क्या! यह तो सिर्फ सूखी घास और नाम के थोड़ी सी फसल हुई है, और वह भी सूखी हुई। जब मैं इसमें कुदाल चला रहा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि यह जमीन बंजर है। मदद के नाम पर भैया ने मुझे लूट लिया, उपजाऊ जमीन के बदले बंजर जमीन थमा दिया। हे भगवान, यह कैसे धोखा हो गया मेरे साथ! मैं अभी भैया के पास जाता हूं और अपना खेत वापस मांगता हूं। मुझे नहीं चाहिए यह बंजर जमीन। अंदर ही अंदर राघव टूट चुका था। वह कैसे भी करके खुद को संभालता है और अपने बड़े भाई के पास जवाब मांगने चला जाता है। अरे भैया, यह आपने क्या किया? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। जो खेत आपने मुझे दिया वो तो बंजर निकला। उसमें फसल उगाना बहुत कठिन है भैया। आप मुझे मेरा खेत वापस कर दीजिए, वरना मैं भूखे मर जाऊंगा और आर्यन के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाऊंगा। अरे ओ राघव, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। एक बार तुम्हें उपजाऊ जमीन देकर धोखा खा चुका हूं, अब फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। और ऐसे भी ये जमीन लेने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेला है। अब तुम्हें जो उखाड़ना हो उखाड़ सकते हो। और हाँ राघव, तुम्हें तो यह वसीयत याद होगा, तुमने खुद इस पर अपना हस्ताक्षर किए हो और इस पर साफ लिखा है कि तुमने पूरे अपने होश हवास में यह जमीन मुझे दे रहे हो और इसके बदले पूरे 1 लाख रुपये लिए हो। अब चाहकर भी तुम पुलिस केस नहीं कर सकते। क्या 1 लाख रुपए? भैया, ऐसा झूठ बोलने से पहले आपका जुबान कटकर गिर क्यों नहीं गया? आप पहले तो बड़ी बातें करते थे कि राघव तुम मेरा भाई हो, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और जब विश्वास किया तो आपने विश्वासघात करने में जरा भी देर नहीं की। वाह भैया वाह! एक गरीब को तड़पाना आपका धर्म बन चुका है। और आज मैं आपको यह बद्दुआ देता हूं कि एक दिन ऐसा लाऊंगा जो खुद आपको अपने किए पर पछतावा होगा। अरे जाओ जाओ, अब तुम्हारा बद्दुआ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, अगर जल्द यहां से नहीं निकले तो 10 लाख लेने के जुर्म में ऐसा फंसाऊंगा कि तुम्हारी गरीबी काल कोठरी के अंदर ही अपना दम तोड़ देगी। अरे ओ राघवन, इस हरामखोर को यहां से बाहर निकाल फेंको।
पता नहीं कहां कहां से ऐसे भिखारी आ जाते हैं। राघव एक धोखे के कागजात में बंध चुका था। वह चाहकर भी पुलिस से मदद नहीं ले सकता था। वह मजबूरन वहां से खाली हाथ लौट आता है। अब ना तो उसके पास उपजाऊ जमीन थी और ना ही आर्यन को पढ़ाने के लिए पैसा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है और एक दिन आर्यन का कॉल आता है। पिताजी, आपने पैसे क्यों नहीं भेजे? मैंने कितना चिट्ठी लिखा, लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फोन भी आप बंद करके रखे थे। आखिर क्या हुआ पिताजी? कोई समस्या है क्या? यहाँ कॉलेज किसी का नहीं सुनता। अगर समय पर फीस जमा नहीं हुआ तो वह कॉलेज से नाम काटकर भगा देते हैं। अब आपका सपना का क्या हुआ पिताजी? मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। अब मैं कुछ ही दिनों में गांव वापस आ रहा हूं। कुछ बोलिए ना पिताजी। राघव का सपना टूट चुका था। बस कुछ पैसे के कारण आर्यन का पढ़ाई बीच में ही रुक गया। राघव भारी मन से अपने बेटे आर्यन को सारी बात बताता है कि कैसे उसके बड़े पापा उसके पिता को ठगा है और झूठी कागजात को लेकर फंसा रहा है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं कल ही गांव वापस आ रहा हूं। अब उनको एक तेज पढ़ा लिखा लड़का से पाला पड़ने वाला है। मुझे पता है पिताजी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर देनी चाहिए। अगली सुबह होते ही आर्यन गांव वापस आ जाता है। उसे गांव की हरियाली और ताजगी काफी पसंद आता है, लेकिन वह अपने बड़े पापा के कारण काफी दुखी था। इसलिए वह सीधा अपने घर चला आता है। घर आते ही राघव अपने बेटे को सारी बात बता देता है कि जिस भाई पर वह इतना विश्वास किया, आज उसी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, अब मैं आ गया हूं। मैंने शहर सिर्फ किताबें उलटना नहीं सीखा, बल्कि ऐसे लोगों को कैसे उलटा जाता है वो भी सीखा है। अब मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि वह खुद वो जमीन आपको देंगे और अपना बंजर जमीन पैसे देकर लेंगे। बस आप देखते जाइए। रात होते ही आर्यन और राघव दोनों अपने हाथ में एक एक घड़ा लेकर सीधा उसी खेत में चले जाते हैं जो खेत बंजर था। राघव कुदाल से मिट्टी हटाता है, घड़ा को वहीं छुपा देता है। अब यहां से हमें चलना चाहिए पिताजी, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। जल्दी से निकल जाते हैं। अब बस हमें सुबह होने का इंतजार करना है। उसके बाद मैं ऐसा ड्रामा करूंगा कि देखकर आप दंग रह जाएंगे। सुबह होते ही राघव के खेत में लोगों की भीड़ लग गई। जिस खेत में फसल उगना नामुमकिन था, आज उसी खेत में दो दो सोने से भरे घड़ा निकला। सभी घड़ा देखकर तंग हो गए थे। धीरे धीरे पूरे गांव में कोरोना वायरस की तरह यह खबर फैल गई। अरे भाई, आज देखा, जिसको कल खाने को लाले पड़े थे, आज वो अमीर बनकर इस गांव में राज कर रहा है। जिस जमीन पर फसल उगाना मुमकिन नहीं था, उस जमीन पर आज सोने से भरा घड़ा निकला। क्या चमत्कार है। हाँ भाई, यह देखकर तो मैं भी हैरान हूं। भला उस जमीन पर ऐसा क्या है जो फसल तो कभी उगा नहीं सका और डायरेक्ट सोना ही उगा दिया। लगता है वो जमीन खानदानी है, इसीलिए पहले के पूर्वज जमीन के अंदर सोना छुपाया करते थे। अब तो राघव का जीवन धन्य हो गया। वह जब चाहे वहां मिट्टी हटाएगा और सोना निकाल लेगा। वहीं पर राघवन भी मौजूद होता है और गांव वालों की बात सुन लेता है। वह फटाक से विक्रम के पास जाता है और सारी बात बता देता है कि कैसे उनके ही बंजर जमीन पर निकला सोना राघव हड़प लिया। नहीं राघवन, ऐसा नहीं हो सकता। वो जमीन मेरा है और अगर 2 घड़ा निकला है तो पक्का अभी और उसमें दफन होगा। वो जमीन खानदानी है और पहले के पूर्वज जमीन में ही अपना धन छिपाया करते थे। चलो राघवन, इससे पहले कि राघव और खजाना निकाले, वो जमीन अपना बनाना होगा। विक्रम लालच में आकर ऐसा कदम उठा लेता है जो आगे चलकर
उसे पछतावा का सामना करना पड़ेगा। वह आर्यन के जाल में फंसते चला जाता है और अपना जमीन वापस मांगने निकल जाता है। अरे मेरे भाई राघव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। इसके लिए मुझे माफ कर दो। वो बंजर जमीन मुझे वापस कर दो। मेरे पिता का खानदानी जमीन है, वह हमारी यादों से जुड़ी है, और ऐसे भी तुम उस खेत में फसल नहीं उगा पाओगे, इसलिए उसे मैं वापस लेना चाहता हूं। और राघव, तुम चिंता मत करो, आर्यन को फिर से मैं शहर भिजवा दूंगा, और यह वादा करता हूं कि कभी उसका पढ़ाई ऐसे बीच में नहीं रुकेगा। बस तुम मेरा जमीन मुझे वापस कर दो और अपना जमीन ले लो। यह क्या भैया, आप तो बोले थे कि अब जमीन अदला बदली नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपसे पूरे 1 लाख रुपए लिए हैं। फिर आप अपना रंग कैसे बदल दिए? आप इंसान हैं या गिरगिट जो बार बार अपना रंग बदलते रहते हैं? आप मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं इस जमीन से खुश हूं। मुझे अदला बदली नहीं करना। अरे मेरे राघव भाई, तुम मेरी बात को इतना सीरियस क्यों ले लिए? मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो भाई, जमीन का वसीहत। इसमें मैं अपना साइन कर दिया हूं। बस तुम अपना साइन करो और वह जमीन तुम्हारा हो जाएगा। विक्रम वह जमीन लेने के लिए बहुत जिद कर रहा था। आर्यन को एहसास हो चुका था कि अब उसका प्लान सफल होने वाला है, इसलिए वह एक और जाल बिछा देता है। ठीक है बड़े पापा, अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो आप वह जमीन ले लीजिए, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपने एक झूठा इल्जाम लगाया था कि मेरे पिताजी आपसे 1 लाख रुपए लिए थे, इसलिए अब मैं चाहता हूं जो झूठ था उसे सच कर दिया जाए। मतलब आप अगर वह जमीन लेना चाहते हैं तो पहले आपको 1 लाख रुपए देना होगा, तभी हम लोग जमीन अदला बदली करेंगे, वरना मुझे नहीं करना। हम लोग इस जमीन से खुश हैं। आज 2 घड़ा निकला है, कल 4 घड़ा निकलेगा, तब तो हम लोग और अमीर हो जाएंगे। आर्यन के इस बात को सुनकर विक्रम को और लालच आ जाता है और वह बिना सोचे 1 लाख रुपए दे देता है। आर्यन चालाक था। वह अपना वसीहत पर विक्रम से साइन करा लेता है ताकि आगे चल के कोई समस्या ना हो। विक्रम जब उस जमीन पर खुदाई करवाता है तो वहां एक भी घड़ा नहीं निकलता है। अरे मालिक, यहाँ तो कोई घड़ा नहीं है। आपके कहे अनुसार मैं काफी अंदर तक खुदाई किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। मुझे तो लगता है आर्यन आपको बेवकूफ बनाया है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और राघव उसे सारी बात बता दिया था, इसलिए वो हमसे बदला लेने के लिए ये सब नाटक रचा है। विक्रम के सामने अंधेरा छा गया। उसे एहसास हो गया कि यह सब उसका हिकनी का फल है। जमीन भी हाथ से गया और पैसा भी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखे कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। धन्यवाद।